चंद लम्हों बाद टैक्सी उन्हें लिए हुए शहर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। शहर में पहुंचकर इमरान ने टाइगर को टैक्सी से उतारा और उसे फिलहाल आराम करने के लिए कहा और खुद वो दानिश मंजिल की तरफ चल पड़ा। दानिश मंजिल के पहले चौक पर उसने टैक्सी छोड़ दी और उसके आगे बढ़ जाने के बाद वो पैदल ही दानिश मंजिल की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे? ब्लैक जीरो ने इमरान को देखते ही कहा। गायब होने का अमल सीखने के लिए एक बड़ा मुश्किल वजीफा पढ़ना पड़ता है और मैं ये वजीफा पढ़ने के लिए शैतान जजीरे पर पहुंच गया था। वहाँ टाइगर मुझसे पहले पहुंचा हुआ था और वो गलत वजीफा पढ़ने की वजह से इस वजीफे के जिनों के हाथों मार खा रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे अपना वजीफा तो भूल गया, अलबत्ता उस बेचारे को बचाकर ले आना भी मुश्किल हो गया। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओ, तो आप शैतान जजीरे पर गए थे? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए से मुख्तसर तौर पर सारे हालात की तफसील बता दी। मास्टर टोनी, तो वो अब इतना आगे बढ़ आया है? ब्लैक जीरो ने दांत पीसते हुए कहा। तुम उसे जानते हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। अच्छी तरह जानता हूँ, उसने एक गैंग बना रखा है, लेकिन अब तक वो छोटी मोटी बदमाशियों में मुब्तला रहता था। अब उसने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं, तो उसका सर कुचलना पड़ेगा। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, अब ये जरूरी हो गया है। सफदर और कैप्टन शकील की तरफ से कोई इत्तला है? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा। नहीं, उन्होंने तो राब्ता कायम नहीं किया। ब्लैक जीरो ने कहा। जरा ट्रांसमीटर पर उनसे राब्ता कायम करो, देखें वो क्या कर रहे हैं। इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए मेज पर एक तरफ पड़े हुए ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर बटन दबाकर सफदर को कॉल करने लगा। लेकिन काफी देर तक कोशिश के बावजूद राब्ता कायम ना हुआ तो उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे। ब्लैक जीरो ने मायूस से लहजे में कहा। ओ, इसका मतलब है वो किसी मुश्किल में फंस गए हैं। अब मास्टर टोनी को फौरी तौर पर ढूंढना पड़ेगा। इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तनवीर से कह देता हूँ, वो मास्टर टोनी को ढूंढ निकालेगा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि तनवीर और मास्टर टोनी के दरमियान खासा याराना है। वो अक्सर उसके साथ उठता बैठता है। ब्लैक जीरो ने कहा। तनवीर और मास्टर टोनी के दरमियान याराना? क्या मतलब? तनवीर को उस बदमाश से दोस्ती की क्या जरूरत पड़ गई? इमरान ने चौंकते हुए कहा। इसकी हिदायत उसे मैंने की थी। एक बार तनवीर ने मुझे इत्तला दी थी कि एक मकामी बदमाश मास्टर टोनी मशहूर स्मगलिंग रैकेट में मुलविस है। उसे अचानक इसकी इत्तला मिली थी तो मैंने उसे हिदायत की थी कि वो उसे टटोले। चुनांचे तनवीर ने उससे ताल्लुकात बढ़ा लिए, लेकिन फिर पता चला कि वो उस बैनुल अक़वामी रैकेट से मुतालिक नहीं है, बस छोटी मोटी बदमाशियां करता रहता है। ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। उसे मुल्की स्मगलिंग रैकेट के केस का इल्म था। इमरान ने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर उसने सबसे पहले तनवीर के नंबर घुमाए। तनवीर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद तनवीर की आवाज सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। तनवीर ने मुअद्दबना लहजे में कहा। मास्टर टोनी को तलाश करो कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद होगा, लेकिन जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। इमरान ने कहा। मास्टर टोनी? बेहतर सर, मैं भी टेलीफोन पर ही उसे तलाश कर लेता हूँ। मुझे उसके सब अड्डों और उनके कोड वर्ड्स का इल्म है। तनवीर ने जवाब दिया। ठीक है, उसे तलाश करके मुझे इत्तला दो। इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रिडल दबा दिया। उसके बाद उसने जूलिया के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2। इमरान ने कहा। यस बॉस। जूलिया ने कहा। जूलिया, सफदर और कैप्टन शकील अपनी कार में होटल मालाबार में मौजूद थे कि इमरान ने उन्हें अरसलान और उसके साथियों की निगरानी पर मामूर किया था। अरसलान और उसके साथी साहिल से शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब सफदर और शकील से राब्ता कायम नहीं हो रहा। तनवीर को मैंने एक और काम सौंपा है। तुम बाकी मेंबर्स को कॉल करके हिदायत दे दो कि वो शहर में पहल कर सफदर और कैप्टन शकील को तलाश करे, और जैसे ही कोई रिपोर्ट मिले मुझे फौरी इत्तला दो। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में उसे हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ये मसला खौमाखा ही तवील हो गया है। मैं इसकी वजह से तुम्हारे वालिद के पास भी नहीं जा सका। ठहरो, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। इमरान ने चौंकते हुए कहा और उसने रिसीवर उठाकर डॉक्टर सिद्दीकी के नंबर डायरेक्ट लाइन पर घुमाने शुरू कर दिए। यस, टॉमी स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी के बनमास नुमा मुलाजिम टॉमी की गुर्राती हुई भारी आवाज सुनाई थी। प्रिंस ऑफ डंप स्पीकिंग। डॉक्टर साहब से बात कराओ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
वो शायद इस वक्त सफदर और कैप्टन शकील की वजह से ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था, इसलिए उसके लहजे में संजीदगी थी। ओ प्रिंस साहब, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से टॉमी की चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद रिसीवर से डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी। यस, डॉक्टर सिद्दीकी स्पीकिंग। डॉक्टर के लहजे में बेहद ठहराव था। डॉक्टर साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ। आपके नाखलपुर रशीद साहबजादे ने आपका पैगाम मुझ तक पहुँचा दिया था, लेकिन मैं एक अहम काम में उलझा हुआ हूँ, इसलिए हाजिर ना हो सका। इमरान ने माजरत करने के साथ साथ ब्लैक ज़ीरो को भी नाखलब का लकब अता कर दिया और ब्लैक ज़ीरो के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। तो अब आ जाओ, डॉक्टर सिद्दीकी ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। ओ डॉक्टर साहब, शायद अभी 1-2 रोज़ और हाजिर ना हो सकूंगा। एक पेचीदा मसले में उलझा हुआ हूँ, इमरान ने माजरत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जब फुर्सत मिले आ जाना। मैंने उस नक्शे पर काम शुरू कर रखा है। तकरीबन 75% इशारात तो मैंने हल कर लिए हैं और शायद बाकी भी हल हो जाएं। अलबत्ता 2-3 इशारात किसी तरह भी समझ नहीं आ रहे, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। कौन कौन से डॉक्टर? इमरान ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। एक तो अधूरी मुसल्लस है जिसके अंदर 2 नुक्ते हैं। कुलियानी जुबान में मुसल्लस किसी पहाड़ी का इशारा है, लेकिन अधूरी मुसल्लस और उसके अंदरूनी नुक्तों का कोई जवाब समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ओ डॉक्टर, ये अधूरी मुसल्लस कहीं मिस्री कदीम जुबान का इशारा तो नहीं? उसमें अधूरी मुसल्लस का मतलब दलदल होता है, इमरान ने चौंकते हुए कहा। मैं जानता हूँ, मैंने उस पर भी गौर किया था, लेकिन दलदल किसी तौर पर भी नक्शे में फिट नहीं बैठती। नक्शे के मुताबिक ये तमाम इलाका जिसके मुतालिक नक्शा इशारा कर रहा है समंदरी है, और तुम जानते हो समंदर में दलदल का कोई तक नहीं बनता। अलबत्ता पहाड़ी तो बन सकता है, लेकिन अधूरी मुसल्लस और नुक्ते किसी जगह फिट नहीं होते, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ये कौन से समंदर की तरफ नक्शा इशारा कर रहा है? इमरान ने पूछा। जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये मेडिटरेनियन सी का इलाका बनता है, लेकिन उस इलाके में दलदल का कोई वजूद नहीं है और ना ही कोई पहाड़ी है, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ओ डॉक्टर साहब, अगर ये वही इलाका है और लाजमन वही इलाका होगा क्योंकि इसराइल उसी समंदर से मुल्हिक है, तो फिर उस अलामत के मायने किसी जजीरे पर मौजूद कोई गार भी तो हो सकती है, इमरान ने कहा। जजीरे पर गार? मेरा ख्याल है तुमने नुक्तों की वजह से उन्हें गार समझ लिया है। उस हद तक दुरुस्त है और इसी वजह से मैं उसे पहाड़ी करार दे रहा था, लेकिन अधूरी मुसल्लस कभी भी जजीरे के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। हो सकता है डॉक्टर कि किसी जजीरे पर कोई दलदल मौजूद हो, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हो सकता है, बहरहाल मैं मजीद रिसर्च कर रहा हूँ। तुम्हें बुलाने का मकसद एक और था। इस नक्शे में एक इशारा ऐसा है जो किसी शैतान की तरफ इशारा करता है, लेकिन शैतान नाम की कोई पहाड़ी या जजीरा इस इलाके में नहीं पाया जाता। मैंने सोचा कि शायद तुम इस मसले को हल कर सको, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ओ डॉक्टर, आपने बड़े काम की बात बताई है। मेडिटरेनियन सी में एक जजीरा है नुकोवेश। इस जजीरे पर कदीम ज़माने से एक मंदिर मौजूद है जिसे शैतान का मंदिर कहा जाता है, इमरान ने कहा। ओ वेरी गुड, अरे कमाल है इमरान, तुमने तो सारा मसला ही हल कर दिया है। ओ ठीक है, ये अधूरी मुसल्लस मंदिर की ही निशानदेही करती है। ये कदीम अंगोली ज़बान का इशारा है। कदीम अंगोली ज़बान में अधूरी मुसल्लस इबादतगाह या मंदिर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और नुक्ते भी अब गारों का पता नहीं देते, बल्कि उस मंदिर में मौजूद 2 कमरों की निशानदेही करते हैं, किसी 2 खास कमरों की, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, अब मैं जल्दी इस पेचीदा नक्शे को हल कर लूँगा, डॉक्टर सिद्दीकी ने मसरत से भरपूर लहजे में कहा। थैंक यू डॉक्टर, यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अब इजाज़त दीजिए, मैं जल्द अज जल्द हाजिर होने की कोशिश करूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर डॉक्टर की तरफ से ओके के अल्फाज सुनते ही उसने रिसीवर रख दिया। यार, तुम्हारे वालिद साहब तो बहुत काबिल हैं, काश उनकी काबिलियत का कुछ हिस्सा तुमने भी हासिल कर लिया होता, इमरान ने रिसीवर रखकर ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखते हुए कहा। जो कुछ भी है आपसे कम है, इसीलिए तो मैं उनकी बजाय आपके पास आ गया हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी। इमरान ने सर हिलाते हुए रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने रिसीवर उठाते ही मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ जनाब, अभी अभी चौहान ने रिपोर्ट दी है कि शादाब कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर सफदर की कार मौजूद है। वो एक दरख्त से टकराकर तबाह हो चुकी है, लेकिन सफदर और कैप्टन शकील मौजूद नहीं है, जूलिया ने रिपोर्ट देते हुए कहा।
कार का रुख किस तरफ है? इमरान ने होंठ भींचते हुए पूछा। शादाब कॉलोनी की तरफ ही बताया गया है। चौहान ने वहां मौका देखकर बताया है कि सफदर की कार को किसी कार की मदद से साइड से दबाया गया है, जिसकी बिना पर वो दरख्त से टकराई है। कार के अंदर खून के निशानात भी मौजूद हैं। उसके दोनों फ्रंट दरवाजे भी खुले हुए हैं। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, तमाम मेंबर्स को हिदायत कर दो कि वो शादाब कॉलोनी और इर्द गिर्द के इलाके की चेकिंग करें। अगर कोई क्लू मिले तो मुझे इत्तला दो। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है सफदर और कैप्टन शकील दोनों को ट्रैप कर लिया गया है। अब मास्टर टोनी की फौरी तलाश जरूरी हो गई है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। और उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने रिसीवर उठाते ही कहा, तनवीर बोल रहा हूँ जनाब, मास्टर टोनी को मैंने तलाश कर लिया है। वो भी थोड़ी देर पहले शादाब कॉलोनी में अपनी नई तामीर शुदा कोठी में गया है, तनवीर ने जवाब दिया। कैसे मालूम हुआ? इमरान ने कहा, उसका एक खास आदमी मेरा दोस्त है, उसने बड़े राजदाराना अंदाज में बताया है। उसके साथ उसने बताया है कि मास्टर टोनी के नंबर 2 बालम को कत्ल करने वाले ग्रुप के सिलसिले में ही मास्टर टोनी उधर गया है, तनवीर ने जवाब दिया। गुड, तुमने बहुत अच्छा क्लू तलाश किया है। उस कोठी का हुदूद अरबा, इमरान ने कहा। जनाब, ये कोठी शादाब कॉलोनी की मेन रोड के आखिर में है, नीले रंग के पत्थरों से बनी हुई है, तनवीर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वहां पहुंच जाओ, मैं जूलिया को कहकर बाकी मेंबरों को भी भेजता हूँ। इमरान भी वहां पहुंच जाएगा, वो तुम्हें लीड करेगा। उस कोठी पर फौरी रेड करना है, लेकिन जैसे इमरान कहे वैसे ही करना, क्योंकि कोठी में खतरनाक तरीन लोग मौजूद हैं। इमरान ने उसे हिदायत करते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर क्रीडल दबा दिया। तनवीर तंग करता होगा, इसलिए उसे खासतौर पर हिदायत करने की जरूरत पेश आई है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अक्सर ये जल्दी बिगड़ जाता है और यहाँ पोजीशन बड़ी टाइट होगी, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और तेजी से एक बार फिर जूलिया के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने कहा। यस सर, मैंने मेंबरान को हिदायत दे दी है, जूलिया ने X2 की आवाज सुनते ही कहा। अब उसकी जरूरत नहीं रही। तनवीर ने वो कोठी तलाश कर ली है जिसमें ये लोग मौजूद हैं। मैंने तनवीर को वहां पहुंचने की हिदायत कर दी है। तुम बाकी तमाम मेंबरान को भी शादाब कॉलोनी के मेन रोड पर सबसे आखिरी कोठी जो नीले रंग के पत्थरों से बनी हुई है इकट्ठा कर लो। इमरान को मैं वहां भेज रहा हूँ, सबको पूरी तरह मुसल्ला होना चाहिए। इमरान तुम्हें लीड करेगा, इमरान ने कहा और फिर जूलिया का जवाब सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। टाइगर ने इमरान वाली टैक्सी से उतरते ही अपने होटल जाने की बजाय दूसरी टैक्सी पकड़ी और सीधा ब्लू ड्रैगन बार की तरफ बढ़ गया। उसे मास्टर टोनी पर शदीद रंज था और उसने फैसला कर लिया था कि वो मास्टर टोनी से इंतकाम लिए बगैर किसी सूरत होटल वापस न जाएगा। चंद लम्हों बाद टैक्सी ने उसे ब्लू ड्रैगन बार के सामने उतार दिया और वो टैक्सी को फारिग करके तेज तेज कदम उठाता ब्लू ड्रैगन बार में दाखिल हो गया। ब्लू ड्रैगन बार हर किस्म के बदमाशों और गुंडों से भरा हुआ था। मंशियात की मुख्तलिफ अकसाम वहाँ खुलेआम इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए बार का हॉल मंशियात की मिली जुली लेकिन इंतहाई तेज बू से महक रहा था। टाइगर ने अंदर दाखिल होते ही इधर उधर देखा और फिर दूर मौजूद एक वेटर को देखते ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। ये वेटर उसका दोस्त था। टाइगर ने ऐसे लोगों से जानबूझकर ताल्लुकात बढ़ाए हुए थे ताकि उनसे अहम मालूमात हासिल की जा सके। वो तेज तेज कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ता गया। हेलो टॉर्चर, टाइगर ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। ओ सुल्तान तुम, टॉर्चर ने तेजी से मुड़ते हुए कहा। टाइगर ने जेर जमीन दुनिया में अपना नाम सुल्तान मशहूर कर रखा था, अलबत्ता कहीं कहीं वो टाइगर के नाम से भी जाना पहचाना जाता था। यार, किस वक्त फारिग हो रहे हो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों, खैरियत है? टॉर्चर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, खैरियत है, बस गपशप लगानी थी, टाइगर ने जवाब दिया। आधा घंटा इंतजार करना होगा, फिर मैं फारिग हो जाऊंगा, टॉर्चर ने कहा। अच्छा, मैं इंतजार कर लेता हूँ, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा और मुड़कर एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। चंद ही लम्हों बाद टॉर्चर ने शराब का गिलास उसके सामने रख दिया और वापस मुड़ गया। टाइगर ने गिलास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियां लेने लगा। वो आमतौर पर शराब न पीता था, लेकिन कभी कभी पी लेने में हर्ज न समझता था, और वैसे इस किस्म के बारों में तो मजबूरी थी।
अभी उसे वहां बैठे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसने काउंटर की साइड वाली राहदारी से मास्टर टोनी को निकलकर काउंटर की तरफ बढ़ते हुए देखा। टाइगर उसे देखकर चौंक पड़ा। वो मास्टर टोनी की तलाश में ही आया था और मास्टर टोनी उसके सामने मौजूद था। अब उसे टॉर्चर से मिलने की जरूरत ना रही थी। मास्टर टोनी ने काउंटर पर खड़े नौजवान से कुछ कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर निकलते ही टाइगर उठा और बैरूनी गेट से बाहर आ गया। उसने मास्टर टोनी को पार्किंग में खड़ी हुई एक सियाह रंग की कार में बैठते हुए देखा। कार में उसके साथ 3 और आदमी भी मौजूद थे। टाइगर बरामदे के एक सुतून के पीछे खड़ा रहा। उसने कंपाउंड गेट के करीब सड़क पर खड़े हुए एक मोटरसाइकिल सवार को ताड़ लिया था। वो फुटपाथ पर पैर रखे एक नौजवान लड़की से बातें कर रहा था। लड़की अपने लिबास और चाल ढाल से नर्स लगती थी और नौजवान के चेहरे पर मौजूद तासुरात को दूर से देखने के बावजूद टाइगर को यह समझने में जरा भी दिक्कत ना हुई कि रोड साइड पर रोमान बगारा जा रहा है। वो नौजवान शायद उस लड़की को कहीं ले जाने के मुतालिक बातचीत कर रहा है, जबकि लड़की उसके साथ जाने से हिचकिचा रही थी। मास्टर टोनी की कार जब दाएं तरफ काफी आगे बढ़ गई तो टाइगर सुतून की आड़ से निकलकर दौड़ने के से अंदाज में सड़क पर पहुंच गया। उस वक्त लड़का मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। ठहरो, टाइगर ने उनके करीब जाकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। लड़की तो उसकी आवाज सुनते ही उछलकर दूर हो गई, जबकि लड़का चौंक कर टाइगर को देखने लगा। क्या बात है, लड़के ने निडर बनते हुए कहा। मोटरसाइकिल वैसे ही वो स्टार्ट कर चुका था। बदमाशी करते हो, टाइगर ने इंतहाई करक लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसका हाथ पूरी कुव्वत से घुमा और लड़का चीखता हुआ उछलकर सड़क पर जा गिरा। टाइगर ने एक हाथ हैंडल पर रख लिया था। लड़के के गिरते ही टाइगर उछलकर मोटरसाइकिल पर बैठा और फिर इससे पहले कि वो लड़का सड़क से उठता टाइगर ने गियर लगाकर क्लच छोड़ दिया। मोटरसाइकिल तोप से निकलने वाले गोले की तरह उछलकर आगे बढ़ा। टाइगर को अपने पीछे लड़के के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही, लेकिन उसने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर ना देखा और स्पीड बढ़ाए आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसने मास्टर टोनी की सियाह रंग की कार को चेक कर लिया। कार को चेक करते ही टाइगर ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली और फिर बड़ी एहतियात से ताक़ुब में मसरूफ हो गया।